कितनी वेराइटीज हो चुकी थी? 12 हो चुकी थी, डायरेक्ट सर्कल कर रहे थे लास्ट। हाँ, डायरेक्टर सर्कल वेराइटी 12, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर सर्कल भी। ऐसे पॉइंट जहां से टेंजेंट खींचू सर्कल पे और एंगल बनाए 90 डिग्री, तो वो सभी सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां से हम 90 डिग्री पे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी पॉइंट्स एक सर्कल बनाते हैं और एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टर सर्कल की? कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कल हुज रेडियस इज √2 टाइम्स द ओरिजिनल सर्कल रेडियस। तो अगर तुमसे किसी एक गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल पूछते हैं तो बता सकते हो सेंटर तो सेम रहेगा, रेडियस को √2 टाइम्स कर देना। जैसे एक एग्जांपल भी दिया था, x² + y² = 16, x² + y² = 32। तो ये जो बाहर वाला, इससे जब भी टेंजेंट्स खींचोगे एंगल 90 बनेगा। क्यों? ये उसका डायरेक्टर सर्कल है। समझ आया? डायरेक्टर सर्कल का प्रूफ क्या था? स्लोप फॉर्म यूज करते हुए m1 m2 -1, क्योंकि 90 डिग्री पे बनाएंगे दोनों स्लोप्स का, से वो इक्वेशन आती है। ठीक है, खैर डायरेक्टर सर्कल हो गया। उसके पहले हमने एंगल बिटवीन टेंजेंट्स देखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा √(s1), जो कि तुम्हें याद रखना है। ये वैरायटी 11 था। वैरायटी 10 में हमने देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकालते हैं। ये था वैरायटी नंबर 10। वैरायटी नंबर 9 क्या था? स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये V9 ही चल रहा था ना, ये V9 का कंटिन्यूड पार्ट था ये। फिर स्लोप फॉर्म के पहले हमने पॉइंट फॉर्म देखा, तो पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, फिर उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से, फिर उसके बाद डायरेक्टर सर्कल आया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आ गया। यहां तक किसी को भी कोई डाउट? अपन बहुत ही सीक्वेंस वाइज चल रहे, बेस्ट वे है ये पढ़ने का। ठीक है, और पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ और वो इतना अच्छा लोगों को लगा है कि यार वन वाले ने भी बोल दिया वैरायटी से ही पढ़ा हुआ, क्योंकि पूरा चैप्टर डिवाइड हो जाता है। तो जब कभी भी रिवाइज करना है तो मोटे मोटे तौर पे ऐसी 20-25 हेडिंग है बस, जिसके बारे में तुम्हें आना चाहिए। यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। सर हम वो इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं हमारी कौन सी हाँ, वैरायटी तो वीक है या ER1 स्ट्रांग है। को भी वो पसंद आ गया तुम्हारी साथ जो हमने मेथड प्रोबेब PNC में स्टार्ट करी थी शायद। हाँ, ट्रिगो से, हाँ ट्रिगो से ट्रिगो से स्टार्ट था। करी थी अपन ने, बिल्कुल। और ट्रिगो में तो खैर बहुत जरूरी था, सभी में ही वैसे तो है। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर नंबर 5 में आज, डायरेक्टर सर्कल के बाद। ठीक है, बेटा प्रीतम म्यूट करोगे अपने आप को कि वो मैं करूं? है, पबजी खेलता है वो? पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी फिर तो। अभी भी खेल रहा था, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी स्कूल में भी मैच होने वाला है ना, जब पेपर होगा फाइनल, बहुत बढ़िया मैच होगा वो भी, और उसमें गारंटेड हार मिलेगी। कितनी भी तुम प्रैक्टिस कर लो, 15 मिनट 10 मिनट खेलने के, होगा ना पेपर तो फाइनल, बस उसमें सब पता चल जाएगा सबको। अब कितना बोलूं मैं, अब कितना ज्यादा ट्रैकिंग रखूंगा। हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, वैरायटी कितनी हो गई थी टोटल? वैरायटी 13। एक्चुअली पहले बता देनी थी, मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं पहले। तो टेंजेंट के हमने स्लोप फॉर्म देख चुका है, पॉइंट फॉर्म देख चुका है। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब बहुत इजी है, ये पॉइंट फॉर्म के बाद मुझे पढ़ाना था एक्चुअली। ये पॉइंट फॉर्म का ही कोरोलरी पार्ट हो जाएगा, जहां पॉइंट x1 y1 के बजाय h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो तब बोलेंगे जब सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, अगर तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म पता है, पॉइंट पता है,
या मैं आगे बताऊंगा कब यूज होगा। तो h कॉमा k तो इसका सेंटर है और रेडियस कितना है r है। तो बहुत इजी है। पॉइंट फॉर्म याद है, t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल टू 0 जो है अपने पास, उसमें क्या करते थे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या यही थी मेरी सर्कल की इक्वेशन? ठीक है। अब इस सर्कल में तुम्हें क्या रख देना है, x1 y1 जो अपना होता है ना, इसके लिए क्या होती थी, x x1 y स्क्वायर का y y1 x का x प्लस x1 बाई 2, वो 2 2 कैंसिल हो गया है, तो x प्लस x1 y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। और अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस x1 y1 की जगह रख दो, x1 की जगह रख दो h प्लस r cos थीटा सभी जगह पे, और y1 की जगह क्या रख दो, k प्लस r sin थीटा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? खत्म, Yes, sir. कंप्लीटेड। सर तो कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी हो गया, बस पॉइंट फॉर्म आना चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इजी, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट को यूज करते हुए। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा ही है मैंने। ठीक है, तो इसको वैरायटी 13 क्यों बोल रहा हूँ सर, फिर इसको वहीं लिखवा देते हैं, या इतना बड़ा है क्या ये वैरायटी जो इसको अलग से नाम दिया जा रहा है? हाँ जी हाँ है। आगे जाके हम लोकस पे बेस प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, या कई बार लोकस के बेस भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, और कई बार मैं लिख भी देता हूं, इफ एनी टेंजेंट इज टू बी टेकन ऑन सर्कल, अगर हमें कोई टेंजेंट अज्यूम करना है सर्कल पे, अगर हमारे पास न तो पॉइंट हमें पता है, नहीं हमें स्लोप पता है, तो ना तो हम पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, नहीं हम स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हो, और हमें बस लेना है, अज्यूम करना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था सर्कल में, क्या बताया था कि अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है सर्कल पे तो हमेशा पैरामीट्रिक लो। क्यों? क्योंकि वहां दो अननोन नहीं है x1 y1, वहां सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज थीटा, थीटा। नॉट r, r तो रेडियस है, और h कॉमा के सेंटर होता है। ये हम आगे के टफ क्वेश्चन का बेस बना रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे आईआईटी का, जो मेंस में अब एक्सपेक्टेड है, पर पहले थ्योरी समझ लो, क्वेश्चंस तो ढेर कर लेंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट हमें अज्यूम करना है तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेते थे, तो कोई भी टेंजेंट अज्यूम करना है तो हम लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म इज यूज्ड। रीजन सिर्फ एक है, एक अननोन ज्यादा अच्छा है ना दो अननोन के बजाय, और थीटा को हटा देंगे कुछ कंडीशंस या वो को देके, या स्क्वायर एंड ऐड कर लेते थे अपन लोकस के क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन में, cos को थीटा प्लस sin को थीटा बन करके। तो एक छोटा सा पार्ट ये रह गया था, इसको मैंने लिखवा दिया। ठीक है, तो एनी डाउट एनीवन? दिस वाज वैरायटी नंबर 13। इसको एक अलग से नाम दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोकस के बेस क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। ये पैरामेट्रिक से ही रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो अभी तक तुमने कितने फॉर्म्स पढ़ लिए टेंजेंट के? कितने फॉर्म? 3। टेंजेंट की इक्वेशन के तुमने 3 फॉर्म्स देखे, एक तो पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामीटर स्लोप वाला यूज करेंगे जब स्लोप रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए, स्लोप गिवन दे दे। पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दे। अब पॉइंट में दो चीज आ जाती है, एक तो पीओसी गिवन है तो टी इक्वल टू 0, ये एक्सटर्नल गिवन है तो उसमें दो पॉइंट्स लगते हैं। पहले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि सिर्फ अननोन अपना स्लोप ही है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल सीपी इक्वल्स टू आर। एनी डाउट? ये हो गया, ये हमने अभी तक पढ़ लिया है मोटे मोटे तौर पे, देखा जाए तो टेंजेंट से रिलेटेड हमने ये चीज देख चुकी है। एक क्विक रिकैप किया हमने हेडिंग्स का, वैरायटीज का। आगे बढ़े अब, ये मैं बार बार बीच बीच में रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि दिस ऑल आर द न्यू थ्योरीज व्हिच आर नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी या अपने आरडी में, बट मेंस में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यू कैन आल्सो रेफर टू पीवाईक्यू, यू विल डेफिनेटली गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ हेडिंग। हाँ बेटा हर्ष बोलो, जल्दी बोलो। ये हेडिंग्स के अंदर जो क्वेश्चन अभी हमने क्लास में किए थे पिछले 2 लेक्चर्स में, वो भी पीवाईक्यूज थे मेंस के?
उसमें एक आध दो पीवाईक्यू का था जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा था, एक आईआईटी वाला था जब बताया था कि वो वर्टिकल टेंजेंट वाला, वो पीवाईक्यू ऑफ आईआईटी है। ठीक है, तो वो मैं सब करवा रहा हूँ, बस कभी कभार भूल जाता हूँ ओके लिखवाना। सर। ठीक है, चलो हाँ, जब एक ही स्लोप आए एम स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो दूसरा वर्टिकल है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट तो बनती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसी भी किताब में वो लिखा नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन में पता चलता है। अब तुम कहाँ इतने क्वेश्चन करोगे कि ऐसा कोई केस आए और फिर पूछोगे, बहुत रेयर है। ऐसे रेयर चीज ना हो तो हम उसको यूनिवर्सल जनरल में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े अब। वैरायटी नंबर 13 अपनी खत्म हुई, वैरायटी नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन। एक टर्मिनोलॉजी आने वाली है जो पूरे कोनिक में यूज होने वाली है। जिस तरीके से पॉइंट फॉर्म आया था और वो हर जगह लगेगा, बताया था ना, t इक्वल टू 0 एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, उसी तरीके से अब हेडिंग आ रही है, जिसको हम COC भी बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ सर ये कॉन्टेक्ट। ट्राइजिस में था। हाँ अभी सब हो जाएंगे तुमसे बेटा, सब होते जाएंगे धीरे धीरे करके। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कांटेक्ट वाले पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगी। कॉर्ड क्या होता है? जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करे, जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करे। अब कर्व क्यों बोल रहा हूं? सर्कल में तो सबको पता है दो पॉइंट पे कट करते हैं, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोल देते हैं। पर अभी पैराबोला आएगा आगे जाके, हाइपरबोला आएगा, तब ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? और कॉर्ड तो ऐसी बहुत सारी हो सकती है, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो जरा देखते हैं हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे, क्या और क्या थ्योरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बाय वर्ड भले ही ना आए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के नेम से, पर ये यूज हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे अब तुम्हें दिया जाएगा एक एक्सटर्नल पॉइंट। क्या दिया जाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालना तुम्हें आती है, हमने किया है क्वेश्चन। पर अगर अब मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि तुम्हें ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी है, निकाल तो सकते हो। तुम मुझे निकाल के दो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे ना दो, पीओसी आएंगे ना दो, एक्सटर्नल पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल पॉइंट के रेफरेंस से जो दो पीओसी आ रहे हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो क्या एक लाइन मिलेगी? और उस लाइन को ही कॉर्ड बोलेंगे ना, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रहा है। सेंटर से पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेंटर से पास होगी तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगी। फिर सेंटर से डायमीटर के एंड पॉइंट से हमेशा तो कट ही नहीं करेंगे, तो कहां एक पॉइंट से दो ऐसे खींच ही नहीं सकता हूं मैं टेंजेंट। तो ये याद रखना, इट वोंट बी अ डायमीटर इन सर्कल। ओके, ये हो गया। तो ये जो बन रही है लाइन, सेंटर तो कहीं और ही मान लो, इसे कहते हैं COC। क्या कहते हैं बोलो? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, COC। अब ये निकालना होता तो यू नो, मैं बोल रहा हूं ये लाइन कैसे निकलेगी, ये लाइन। तो ये निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। सर ये तो पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन थी। नहीं बेटा, पॉइंट फॉर्म की तो तब होती जब ये पॉइंट ये होता, तो टेंजेंट मिलता। अगर वही पॉइंट अगर बाहर रख दूं और अब t इक्वल टू 0 में वो पॉइंट रख दूंगा मैं, तो अब ऑब्वियसली टेंजेंट तो मिलेगा नहीं, अब तुम्हें मिलेगा ये कॉर्ड। ये याद रखना है, लिख लो पहले तो कि इट इज एप्लीकेबल टू एनी कोनिक। एग्जांपल कर लेंगे ना अभी एक क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा। एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, मॉड्यूल देना इसके अलावा। एप्लीकेबल टू एनी कोनिक मतलब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो थ्योरी है, ये तुम्हें पैराबोला में भी आएगा, इलिप्स में आएगा, तब सिर्फ मैं डेफिनेशन ये लिख दूंगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0, खत्म, आगे नेक्स्ट, ऐसा अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में भी t इक्वल टू 0 करके लिखवाने वाला हूं बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझे इस चीज को। ठीक है, और t इक्वल टू 0 का मतलब तो पता है ना, एक्स स्क्वायर को एंड सो ऑन। बस याद रखना इस बार x1 y1 POC नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट। और जब एक्सटर्नल पॉइंट को रख देते हैं वही t इक्वल टू 0 की तरह, तब तुम्हें ना तो टेंजेंट मिलेगी ना कोई और, तुम्हें मिलती है ये कॉर्ड डायरेक्ट। मतलब इस पॉइंट से तुम डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट तो है, एक्सटर्नल पॉइंट से वो कॉर्ड निकल रही डायरेक्ट। और टेंजेंट पूछे तो तुम्हें तरीका पता है,
कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, यू नो द वे बस। तो लिखो एक क्वेश्चन ताकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ये लिख लेना, हियर x1 y1 क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट दे तो t इक्वल टू 0 तुम्हें देता है COC, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो x1 y1 तो तुम्हें देगा टेंजेंट। बस इतना तो याद रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करे क्वेश्चन की नहीं, बोलो। यस सर। चलो तो अगर तुम हो तैयार तो लिख दो क्वेश्चन, कर लेते हैं। फाइंड द कॉर्ड, देखो अब मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वर्ड नहीं देता हूं, देखते तुम समझ पाते हो कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं। लिखो, ये तो क्वेश्चन आएगा पेपर में मेंस में। फाइंड द कॉर्ड formed by joining the point of intersection of two tangents, point of intersection of two tangent, या point of intersection नहीं बोलेंगे, contact of two tangents drawn to circle, सर्कल लिख लो एक, ये दे देता हूँ जो पहले भी हमने यूज किया था एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट निकालना था। तो 4x plus 6y plus 8 equal to 0 from 3, 2। बोलो क्या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है, आराम से देख लो, मैंने बस पूरी डेफिनेशन के तौर पे लिख के दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग को क्या कहना चाहिए, दिस इज वैरायटी 14, V14 की हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस V14? तो इस V14 को अगर तुम्हें समझना है तो एक्सटर्नल पॉइंट 3, 2 क्या बनाओ, ड्रॉन फ्रॉम दिस टेंजेंट ड्रॉन करा, POC मिला मुझे सर्कल के साथ, यही है वो कॉर्ड। तो इस ये पॉइंट गिवन है और डायरेक्ट सर्कल गिवन है, तो फटाफट अगर ये निकालना है तो दिस इज नथिंग बट C इक्वल COC, और वो होता है, तो T का मतलब सिर्फ टेंजेंट नहीं होता, T को टेंजेंट मत लो, T का मतलब होता है x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, ये होता है T का मतलब। बस T फॉर टेंजेंट ऐसा नहीं है, बस T एक ऐसा नोटेशन है जो हर किताबों में यूज करते हैं, x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1 के जैसे, ठीक है। चलो तो बताओ, x स्क्वायर को x1 लिख लो, y स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाई 2 करूंगा तो वो 2 कैंसिल करके 2 टाइम्स करके लिख दूं, अरे बोलो, इधर भी वही कर दूं, बाई 2 में कैंसिल होना ही है, प्लस 8 इक्वल टू 0। बस आ गई लाइन की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, डायरेक्ट वो कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई। x1 की जगह 3 रखो, y1 की जगह 2 रखो, तो 3x प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से लिखे इसको, 3x और 2x मिलके कितना बना, 5x, 2y और 3y मिलके 5y, 6 और 6 12, 12 8 20, x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू, हाँ आज इवनिंग में 6 to 7 या 6:30 to 7:30 तुम्हारी फिजिक्स की एनसीईआरटी क्लास होगी, लाइन बाय लाइन ऑनलाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन जो चल रही है ना तुम्हारी, वही कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और नहीं कर पाओ तो लेक्चर ले लेना मुझसे फिर, अगर ऐसा कभी कुछ हो, कोई बाहर हो तो। हाँ वो भी मैं दे दूंगा कल। वो एक्चुअली मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो जो बेसिक वाला पार्ट है तो वो तो हर बच्चा कर ले, जैसे अपन एनसीईआरटी सब में सेम ही चलती, पेपर भी सेम आता है हर स्कूल में। तो कल एक्चुअली सर वो कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉब्लम करवा रहे थे मेडिकल के बच्चों को, तो मैंने सोचा तुम भी क्यों नहीं उस चीज को यूटिलाइज कर लो, और डिटेल में ही समझ में आएगा, और बहुत आराम से पढ़ाया गया था, जिसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो शायद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो नोट्स भेज दो, ठीक है, डेफिनेटली भेज दो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये x प्लस वाई प्लस 4 मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई, हाँ आ गई, मतलब
यही आंसर है ना, राइट? हाँ बस बस खत्म, ए बी की इक्वेशन। ओके सर। हो गया। बहुत टफ तो नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है। इजी है सर बहुत। ठीक है, बस याद रखना मुश्किल होता है, पेपर में क्लिक नहीं होता है कि ये t इक्वल टू 0 होता है। रिवीजन, दैट्स इट। क्योंकि हमने वेराइटीज में हर कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, तो V14 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसको आगे हम देखेंगे। आगे हम सब देखेंगे, सब कॉन्सेप्ट्स का मिक्स होने वाला है आगे जाके। और वो आने वाले ना, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज में ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में वही करेंगे हम क्लास में। तो अब कितनी वैरायटी हो गई? 14। तो अब वैरायटी 15 पे आ जाए। और याद रखना ये पूरे कोनिक में एप्लीकेबल है, t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जो बता रहा हूं वो भी पूरे कोनिक में एप्लीकेबल है, वैरायटी 15। और वो है, लिखो, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और याद रखना, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ मिड पॉइंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेडिंग? तो कोई भी अभी अपन सर्कल देख लेते हैं, आगे जाके पैराबोला में भी सेम बन जाएगा। ऑब्वियसली कॉर्ड की इक्वेशन मिलेगी, पर कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ मिड पॉइंट गिवन है, मतलब मान लो ये मेरी एक कॉर्ड है, ध्यान से देखना। तुम्हें सर्कल की इक्वेशन गिवन देंगे, ऑब्वियसली सेंटर रेडियस भी है तुम्हारे पास। तुम्हें इस कॉर्ड का क्या गिवन है? मिड पॉइंट गिवन है। सिर्फ सर्कल और मिड पॉइंट दे दो कॉर्ड का, तो ये पूरी कॉर्ड की इक्वेशन निकल जाएगी। समझ में आया? ठीक है। जैसे कि तुम्हारे सामने एक पैराबोला आया, आगे जाके पैराबोला ऐसी शेप का होता है। तुम्हें एक कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दे, पैराबोला की इक्वेशन दी है और कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, तुम फटाफट ये ए बी निकाल सकते हो। फटाफट ये ए बी निकाल सकते हो। कैसे? कैसे? क्योंकि अभी जो भी तुम बोलोगे वो सर्कल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगाओगे, पैराबोला में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्ट हमें तरीका याद रखना है और वो बहुत इजी है, t इक्वल टू s1। अब ये t इक्वल टू s1 क्या है? t के लिए x स्क्वायर को x, x1 y स्क्वायर को y1 वही लिखना है। और वो x1 y1 क्या है? अब कॉर्ड का मिड पॉइंट है। अब पहले वो ऑन द कर्व था, बाहर गया तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिला, ऑन द कर्व था तो टेंजेंट की इक्वेशन मिली, कॉर्ड का मिड पॉइंट देते तो कॉर्ड मिल जाएगी अब वापस से। और S1 का मतलब क्या होता है? कर्व में उस पॉइंट को रख दिया गया है। तो t इक्वल टू S1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। एक एग्जांपल से समझ ले, याद कर लोगे? पहले तो ये बताओ, तुम्हें सिर्फ मैं कर्व दूंगा और कॉर्ड का मिड पॉइंट दूंगा, सिर्फ दो चीज, उससे तुम्हें निकालना है कॉर्ड की इक्वेशन। यस सर। ठीक है, तो t इक्वल टू S1 विल बी द फॉर्मूला। एक क्वेश्चन दूं, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं और पूछे हैं जेई में। यस सर। लिखो, फाइन, उसी में अपन t इक्वल टू S1 समझ लेंगे क्या है, कि ऊपर लिख के बताऊं जनरल टर्म में भी चलेगा ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलेगा सर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल bisected at 1,2। ये पॉइंट इनसाइड द कर्व है, वो अंदर भी होना चाहिए, कॉर्ड का मिड पॉइंट तो अंदर ही होगा ना। ठीक है, और कैसे पता करा ये होगा कि नहीं? तुम इस पॉइंट को रखो, एक तरफ करो 25, नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी नेगेटिव आता है तो पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। ये बताया था क्लास में मैंने। तो ये मैंने किसी रैंडम क्वेश्चन बनाया, रैंडम सर्कल लिया, पॉइंट बस ऐसा लिया जो सर्कल के अंदर हो। अब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो मैं कॉर्ड उससे बहुत सारी खींच सकता हूँ, तो एक कॉर्ड ऐसी भी तो होगी जिसके लिए वो मिड पॉइंट होगा, वो पॉइंट। तो इसमें हम लगा के देखते हैं, क्वेश्चन तो है मॉड्यूल में भी, एक्सरसाइज में। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो पहले तो तुम इस सर्कल को जनरल सर्कल बनाओ,
क्योंकि t इक्वल टू s1 एंड ऑल मैंने पहले भी बताया है, सब जनरल इक्वेशन के वो रहते हैं, x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, y को y प्लस y1 by 2, यहाँ थोड़ा ना अभी कुछ दिख रहा है, तो एक्सपांड करो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y 10 माइनस 25, क्या यही है मेरा सर्कल? अब इस सर्कल के अंदर तुम्हें एक ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट है और वो सेंटर नहीं है, वरना तो डायमीटर और वो सब हो जाता ये, और अगर ये सेंटर हो जाता तो इनफाइनाइट बन जाते फिर तो कॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारी फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर ये कहीं और है तभी ये यूनिक होगा। सर इसका मतलब स्लोप निकाल के हो जाएगा ना? नहीं बेटा, सेंटर डायरेक्ट अभी देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, स्लोप करके, वो से तुम मिड बिल्कुल सही पॉइंट बोल रख रहे हो, के m1 m2 माइनस 1 करके ये पॉइंट भी हाँ पता है, इसका स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट स्लोप लगा दो, बिल्कुल सही, वेरी ओके गुड। पर ये सर्कल स्पेसिफिक मेथड है, अगर यही पैराबोला आ गया वहां कोई सेंटर नहीं होता तब फंस जाओ। क्लियर हो गया? तो t इक्वल टू s1 अब हम देखते हैं, t का मतलब x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को x को x प्लस x1 बाय 2, y प्लस y1 बाय 2 माइनस 15, ये t हुआ है, इक्वल टू s1, s1 मतलब कर्व पे वो पॉइंट रख दो, ऐसे ही होगा, उस कर्व पे वो पॉइंट रख दिया, यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। चलो पॉइंट क्या है? 1,2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? नहीं समझ आया सर ये S1 अरे बेटा उसके लिए तुमने नोट्स नहीं पढ़े बेटा, सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से। S1 मतलब पहले ही मैंने बता चुका है, क्योंकि जाते हैं अपन, S1 का नोटेशन कहाँ पढ़ा था, इसी में पढ़ा था ना, ये रहा बेटा। S1 का मतलब क्या होता है बेटा, ये देख लो लिखा भी है, S1 का मतलब होता है कोई भी जो पॉइंट गिवन है उसको सर्कल की इक्वेशन में रख दो। बेटा मिला? हिंदी में लिखा हुआ है कर्व यस की सर इक्वेशन में, बस रख दो नहीं लिखा, बस मैंने इसमें सब जी और एफ होता है। अब समझ आ गया? यस सर देख लो S1 में अपन ने क्या करा, सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट रख दिया x1 y1, और t मतलब तुम्हें पता ही है, बस आ रहा है, अब x1 y1 रखो ना 1,2 मिड पॉइंट उस कॉर्ड का, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये 2 भी गया, y प्लस 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 इंटू 6 इंटू 1 6 माइनस 4, बस हो गया, यही आएगा ना, माइनस 15 तो कैंसिल ही होगा दोनों तरफ, माइनस 3x माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2, 5 5 माइनस 4 1 माइनस 5 आ रहा है, तो कितना हो गया ये, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5 भी गया इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और y इज इक्वल टू 2x, और x को 1 रख रहा हूं तो y 2 भी आ रहा है, इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, क्रॉस चेक कर लिया करो, ये पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही होगी। ऐसे तुम 4 ऑप्शन में भी देख सकते हो, पर एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, तो वो 4 ऑप्शन देंगे ऐसा जिससे सबसे 1,2 पास हो रहा है और उसमें से कौन सा वो मिड पॉइंट है उसके लिए तो t इक्वल टू s1 ये सब का, तो ये बेस्ट वे है। तुम्हें लग रहा था कि सर्कल की प्रॉपर्टीज एंड ऑल बेटा हो रहा था, बट हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि ये एनीकोनिक के लिए एप्लीकेबल है, बस एक बार समझ में आ जाए, अप्लाई करना आ जाए। बेटा समझ में आ गया? बाइसेक्ट मतलब मिडिल पॉइंट देना, ये हो गया इस पे क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो सर काफी है। वो ट्राइजेस में ऐसा था कि कॉर्ड की इक्वेशन दे दी थी, सेंटर की इक्वेशन ढूंढनी थी, मतलब लाइन कॉर्ड दे दिया बेटा था क्वेश्चन नंबर बोल लाइन दो पे। बेटा, हम क्लास में कर लेंगे एक बेटा, मिनट क्वेश्चन नंबर बोल दो बस तुम। एक मिनट सर एक बार आंसर दिखाओ ना। तुम क्वेश्चन नंबर बोल दोगे अपन अभी कर लेंगे, वरना हम सर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वाले ट्राइजेस में है, फिफ्थ वाला ट्राई योरसेल्फ, कौन सा ट्राई योरसेल्फ बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो। फिफ्थ ही है शायद से।
15। फिफ्थ 1 5 5 only. हाँ वही 15 ना 15। नहीं only 5. ओनली 5। ओ बाप रे, वो तो find the equation of the circle which passes through this and has its center on the line। नहीं बेटा ये तो बहुत इजी है, फिफ्थ ट्राई योरसेल्फ तो ये तो आरडी एनसीईआरटी लेवल का है। और इसमें ये सब कहाँ लग गए कॉर्ड, और वो 2 पॉइंट गिवन है 3, -2 -2, 0 और सेंटर हमारा 2x - y - 3 = 0। तुमने पूछा था ना अन्ना इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे, बहुत इजी है। सेंटर इससे पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा सेंटर। सेंटर को अगर मैं h, k बोलता हूं तो 2h - k - 3 = 0 होगा। तो k किसके बराबर आ रहा है 2h - 3। तो ये पॉइंट को अपन ऐसा नहीं बोल सकते h, 2h - 3। अब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि रेडियस है तो h निकलेगा yes. नहीं क्या, निकल जाएगा। दो आएंगे तो दो सर्कल पॉसिबल होंगे, और h निकला तो सेंटर भी निकल गया। अगर उस पे सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको h, k मान के उसको रख के दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल दिया ना। अब एक ही तो बचा है तो रेडियस को बराबर कर दो ना। समझ आया बेटा? ऐसे तुम्हें आरडी में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्लियर हो गया बेटा जिसका ये डाउट था? इसका अभी वाली हेडिंग से Okay. कोई मतलब नहीं, ये तो आगे आएगा सब। तुम तो बहुत पहले चले गए। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आरडी लेवल के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लिख लेना कि फर्स्ट एक्सरसाइज करके ही जाना है मॉड्यूल की, अगर एनसीईआरटी पे बेस कोई पेपर दे रहे हो तो। ठीक है, जिसने करा होगा उसको पता होगा, जिसने एनसीईआरटी आरडी और फर्स्ट एक्सरसाइज वो समझ गया होगा कि सब एक जैसे ही घूम रहे क्वेश्चंस। चलो तो हम आगे बढ़ जाए। अब हमने एक क्वेश्चन कर भी लिया है। कितने हो गए क्वेश्चंस भाई? वैरायटी 15। चलो तो अब वैरायटी 15 के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे। कैन वी प्रोसीड टू वैरायटी 16 नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। Yes sir. ओके, तो वैरायटी 16 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम आ रहे हैं दो सर्कल्स की थ्योरी पे। किसकी थ्योरी पे? फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल बाद में आएगा, अभी दो सर्कल है, दो से ज्यादा फिर फैमिली बनेगी, दो में फैमिली नहीं बनती। एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स, और ये थोड़ा बड़ा पार्ट है आज और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूड चलेगा ये। वैरायटी 16 एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी फॉर मेंस, लिख लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी फॉर, जब कभी भी तुम्हें दो सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन में दो सर्कल गिवन है, ये पूरी थ्योरी तुम्हें काम आने वाली है। वैरायटी 16 बहुत बड़ा है, जिसके अंदर वैरायटी 17 भी तुम्हें दिखेगा, हो सकता है वैरायटी 18 भी दिखे, वैरायटी 19 भी दिखे, पर वैरायटी 16 अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो लंबा चलेगा और उसके अंदर छोटे छोटे वैरायटीज और आ जाएंगे। तो सब वैरायटी नहीं बोलेंगे हम, उनको हेडिंग ही अलग याद रखेंगे, वैरायटी में याद रखेंगे। तो एनालिसिस ऑफ टू सर्कल में सबसे पहला पॉइंट आता है, दो सर्कल जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और बाहर है, वन इज आउटसाइड द अदर, मतलब दोनों बाहर है, ऐसा नहीं कि एक के अंदर एक। इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, तो हम ये वाला केस देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे दोनों को पास लाएंगे, टच करवाएंगे, एक्सटर्नली टच, बाहर से टच, फिर कट हो जाएंगे तो दो कटिंग पॉइंट आएंगे, फिर और अंदर आके इंटरनल टच आएंगे। टच का मतलब दो होता है सर्कल में, इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर टच होगा फिर और अंदर आ जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो टू सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अच्छे से समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं। तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? अरे यार बेटा, चार 2 पॉसिबल है। टाइम्स। ये तो दो दिख रही ना तुम्हें, स्केल से मत बनाना, बनेगी नहीं। हाँ सर, वैसे 4 है बट तो वैसे ही पूछ रहे हैं,
ऐसे वैसे वैसे क्या जैसे दिख रहा है, दो अंदर जा रहा है, दो बाहर जा रहा है, और इनके नाम दिए गए हैं। ये जो डायरेक्ट जा रही है ना, डायरेक्ट जो बाहर से ली, नाम ही इसका डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो पहले तो लिख लेना, हाँ एक एक करके, रुको रुको, पहले तो इसमें एक पॉइंट लिखना, टू सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग द ईच अदर, और समझ जाना ये केस की बात नहीं कर रहे हैं हम, बाहर बाहर है, एक्सटर्नल है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, पहले तो ये बताओ, तुम्हें दो सर्कल दे दे, तुम कैसे पता करोगे कि ये वाला सिनेरियो बन रहा है? बहुत इजी है, बताओ कैसे। सर अच्छा दोनों मुझे ये इक्वेशन को बताओ, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, सर्कल गिवन मतलब क्या गिवन? तुम्हें सर्कल ही देंगे बस, सेंटर और रेडियस, वेरी गुड। सेंटर मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसको O1 O2 बोल दो भाई, क्योंकि तुम ये C1 C2 को वो जनरल इक्वेशन का कांस्टेंट समझ जाओगे। ये हुआ है बच्चों के साथ। हाँ वेरी गुड। दो पॉइंट गिवन मतलब क्या निकाल सकते हो दो पॉइंट से? डिस्टेंस। अगर O1 O2 कि C1 C2 ले लूं चलेगा? मैंने दूसरी क्लासेस में भी C1 C2 नोटेशन बताया हुआ है, और किताबों में भी वही रहता है जनरली। बस ये मान लेना कि C1 C2 क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। वो जनरल इक्वेशन का कांस्टेंट C तो नहीं है ना? हाँ, मतलब दो रहेंगे ना x और y इनमें। हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, क्योंकि जैसे ही मैं C1 C2 लिखता हूं, बच्चे दोनों सर्कल के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, याद रख लोगे? बच्चे अलग अलग सोचते हैं, और ये पता कब होता है? जब बच्चे क्लास नहीं पढ़ते हैं, क्लास नोट्स सीधे पढ़ लेते हैं डायरेक्ट उठा के, बिना ऐसा क्या लेक्चर देखना, नोट्स पढ़ लो खत्म। तो नोट्स जब पढ़ते हैं तो C1 C2 C1 C2, हाँ वो सर्कल में जो C होता है, सब सब गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट। मैं हर चीज नहीं लिख सकता हूँ, फिर भी लिखा है, क्योंकि ऐसा बच्चों ने मुझे सीख दी है पुराने तुम्हारे सीनियर्स कि ये भी लिखो। क्या दोनों का रेडियस निकाल सकते हो, दोनों सर्कल का? क्योंकि सर्कल गिवन मतलब सेंटर रेडियस गिवन है। तो बताओ, यस सर। क्या ये टर्म बड़ी होनी चाहिए? हाँ, तो दिस इज द कंडीशन। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली और नेवर टच ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कंडीशन क्या होगी? C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन प्लस R2, ठीक है। और अगर ऐसा सिनेरियो दिखेगा तो हम बोल देंगे कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी, कॉमन दोनों के लिए टेंजेंट, 4। 4 कॉमन टेंजेंट्स होगी, जिसमें और दो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कौन सी होगी? जो बाहर से निकलते हुए जा रही है, ये वाली डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो अंदर से जा रही है उनको ट्रांसवर्स बोलेंगे, TCT TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नाम दिए गए ऐसे, शायद तुमने 10th तक भी ये नाम पढ़े हो, ठीक है। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या याद रख लोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो बोलो बोलो। यस Yes. सर। यस सर। ओके, चलो ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या है? मुझे बताओ, क्या इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है? मुझे ये हाँ पॉइंट सर, की वो तलाश है और ये पॉइंट। याद ट्रांसवर्स रखना, के पेपर इक्वेशन में को तुम्हें सॉल्व। सिर्फ सर्कल की इक्वेशंस गिवन देंगे, और उससे हमें बहुत सारी चीजें निकालनी होगी जो मैं बताते जा रहा हूं अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट, इसको मैं क्या नाम दूं? P, और इसको बोल देता हूं Q। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है ना, और जो सेंटर्स है, जैसा तुम्हें फिगर में भी दिख रहा है, दिस आर कोलिनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, C1 P C2 Q आर व्हाट? कोलिनियर। याद रख सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। ये थर्ड। यस सर। चौथा पॉइंट,
P divides, नहीं रुको, हाँ ऐसे लिखो, P divides line C1 P C2 internally in ratio R1 is to R2। R1 R2 क्या है, इसका रेडियस है R1, रेडियस तो तुम निकाल ही सकते हो, और इसका रेडियस है, तो ये जो दिख रहा है ना CP is to C2, ये किस में डिवाइड होता है, R1 is to, अगर इधर से ले रहे हो तो R2 is to R1, C1 से ले रहा हूं तो वो, तो अगर तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट जो कि पता होते हैं, ये भी पता है, रेडियस भी पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला लगा के P निकाल सकते हो। अरे बेटा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है M1 X2, या M1 और M2 R1 और R2 हो जाएंगे, या M और N बोलते हो तुम तो R1 और R2 M और N हो जाएंगे, और C1 C2 तो तुम्हें गिवन ही है। तो P पॉइंट कैसे निकालेंगे, P पॉइंट क्या है, POI ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ TCT, वही है ना, वो हम निकाल रहे, क्यों निकाल रहे अभी आगे और पता चलेगा, या पूछ ही ले तुमसे, POI निकालो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, तो अगर एक के कोऑर्डिनेट है H1 K1, दूसरे के सेंटर के कोऑर्डिनेट -G1 -F1 करके भी बोल सकते हो, GFC वाले में भी, मैं स्टैंडर्ड वाले में बोल रहा हूं, और ये है मेरा पॉइंट P जो कि कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, M1 X2, पता है ना, R1 H2 प्लस R2 H1 अपॉन में R1 प्लस R2, कॉमा R1 K2 प्लस R2 K1 अपॉन में R1 प्लस R2। क्या पॉइंट निकालना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इजी है। अब क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आएंगे, तुम कर सकते हो क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए सर्कल का, अगर वो नहीं आता है तो। और याद रखना सर्कल की इक्वेशन में अगर 2x² प्लस 2y² करके दे दिया है तो 2 से डिवाइड करना, ऐसे क्वेश्चन करे कि नहीं, आरडी में दिए हुए x² प्लस y² के बाद कंपैरिजन करना है सेंटर रेडियस, पता चला 2x को 2y² में कर दिया तुमने तो सब गलत सलत आएंगे, एनसीईआरटी आरडी करो उसके लिए। फोर्थ पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट सेम अपना, एक और क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पीओ है क्यू, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलिनियर तो है ही से सब पॉइंट्स, ये दिख रहा है C1Q वाला पार्ट, ये होता है R1 रेशियो में इक्वल टू लेंथ नहीं है R1, ये R1 इज टू ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं सॉरी, दूसरे सेंटर का ये वाला पार्ट, ये होता है R2, ये होता है R1, समझ में आया, कौन सा R1 में अभी नीचे भी प्लॉट करके बता दूंगा, ये और ये। क्या हमने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक दिन याद करो हर्ष ने बोला था सर इंटरनल से एक्सटर्नल फॉर्मूला बताओ, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर मैंने पहले पढ़ा दिया था उस चीज को अलग से, पॉइंट का पार्ट, हर्ष को याद है कि नहीं पता नहीं, पर मैंने पढ़ाया था जब हर्ष ने डेडलाइन में। हाँ यस सर, हाँ डिलीट हो गया था, हाँ कि 10th में डिलीट हो गया था सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सर, तो ये मेरा C1 है, और अब मेरा ये पॉइंट क्या है Q, ध्यान से देखो वो लाइन में C1 C2 और Q ले रहे हैं अपन, ठीक है, और Q निकालना है मुझे, Q पता है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पीओ है, H1 K1 H2 K2, C1 के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये जो होगा वो होगा R1, C2 के रिस्पेक्ट में ये जो होगा वो होगा R2, तो अब लगेगा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, याद है एक माइनस साइन आ जाता है, अगर तुमने एनसीईआरटी आरडी करी होगी तो लिखेंगे वैसे ही, M1 मतलब अगर मैं R1 लेता हूं तो X2 H2 आएगा, ऑपोजिट चलता है, माइनस R2 H1 अपॉन में R1 माइनस R2, कॉमा आगे बताओ, ये तुम्हें क्या देगा, पॉइंट Q,
व्हाट इज दिस क्यू? क्यू क्यों पूछेंगे? अरे बेटा वो तो पीओआई है ऑफ डीसीटी। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 5। समझ आ रहा है? ये आगे दिक्कत नहीं होगी, बस ये पहले वाले में ही टाइम लगता है। देखो एनालिसिस ऑफ टू सर्कल में, बाकी तो जब पास आएंगे बहुत सारी चीजें सेम ही चलती जाएगी। हाँ हाँ, ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर दो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो बाहर है तो। 5 क्वेश्चन ये मतलब समझ गए होगे, थ्योरी ही मेन है। क्वेश्चन तो तुम करते रहो फिर जितने करो, और मेन मुझे थ्योरी पढ़ानी है इसमें, क्योंकि जब ये नहीं पता है तो ये तुम नहीं कर पाते, डेफिनेटली नहीं कर पाते। और अगर तुम्हें 5 पॉइंट समझ में आ गए तो छठा और सातवां मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। पता है क्या? अगर तुम्हें ये 2 पॉइंट मिल गए तो अब तुम क्या निकाल सकते हो जिसके लिए पूरी चल रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक? टेंजेंट्स की इक्वेशन। क्या एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बताया? बताया। अरे ये पॉइंट निकला ना, फिर पॉइंट स्लोप वाला मान लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल। पर सर मेरे पास तो ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है कि ये सर्कल लूं कि ये सर्कल लूं। अरे दोनों के लिए टेंजेंट है ना, कॉमन है, तो तुम किसी के लिए भी CP इक्वल टू R लगा देना जो तुम्हें पसंद। पॉइंट स्लोप में पॉइंट पता है, M ही तो अननोन है, और तुम्हें पता है 2 वैल्यू आएगी, और मेरे पास 2 आएगी ना भाई ट्रांसवर्स भी, और 2 आएगी डायरेक्ट भी। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, तो आगे अब तुम्हें लिखना है टू फाइंड, इधर भी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ व्हाट? TCT। TCT हमें TCT के लिए P पता है, TCT के लिए हमें Q पता है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सी वेराइटी थी जरा जल्दी से बताओ ना, पक्का? V11। एक बार सब देख लो तो। नहीं नहीं, यस सर इसके पहले V11 वाला V11 एंगल वाला था, तो V10 होगा। अरे यार क्या कर रहे हो बताने के बाद भी। एक्सटर्नल पॉइंट से तो फटाफट अब तुम्हें पता चल गया ना करना क्या है। और कोई भी सर सर्कल ले ऊपर वाला V10 और नीचे वाला V11 11 है। ऊपर अरे वाला V10 और नीचे वाला V11 अरे एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, वहां टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा हूँ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। वो V10 है। बेटा ये रहा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, V10 ही तो है यार, क्या मतलब। अच्छा इतने बड़े बड़े अक्षरों में दिया है, दोनों में एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट निकाल रहे, बस नाम अलग है, पॉइंट अलग है। तो एक बार DCT मिलेगा, एक बार TCT मिलेगा, और अगर एक ही आता है तो दूसरा वर्टिकल टेंजेंट होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी जिस पॉइंट से खींचा है। ये हो गया। तो क्या ये थ्योरी वापस बताऊं कि तुम V10 रेफर कर लोगे? अब हो गया कंप्लीटेड, 7 पॉइंट्स हमारे हो गए। ठीक है, और क्या पूछेंगे? सब तो बता दिए, कर लोगे ना अब तो? एनी डाउट? आगे No. बढ़े। अब कौन सा आता है पार्ट? एक और देख ले, एक और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में जल्दी छोड़ रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने शायद पिछली क्लास में कन्वे कर दिया था। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में वैरायटी, कौन सी वैरायटी चल रही है? 16 अपनी पूरी खत्म होगी कल, 16 और उसके अंदर 17 18 ऐसी 2 वैरायटी और आएगी। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बस ये पढ़ के आना इतना पार्ट। एक और केस ले लेते हैं अपन, इजी है क्योंकि वो टच करा दे, बट एक्सटर्नल टच कराएंगे, टच करेंगे बट एक्सटर्नल टच, बाहर से टच कर रहे हैं, टचिंग एक्सटर्नली। तो पहले तो कंडीशन बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 2 सर्कल जो गिवन है उसमें एक्सटर्नल टच हो रहा है? तो हाउ विल यू चेक? C1 C2। अब C1 C2 बताऊं क्या फिर से क्या होता है? नो देख सर। लो बेटा, ये दिख रहा है। distance between the centers. वेरी गुड हर्ष। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ऐसा तुम्हें किसी क्वेश्चन में, तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ 2 सर्कल देंगे, याद रखना, सिर्फ 2 सर्कल, और 7 क्वेश्चन ऊपर वाले बन सकते थे, नीचे भी बनेंगे। अब नीचे वाले केस में जाते अगर अपन,
दो सर्कल गिवन है, तो कितनी टेंजेंट्स दिख रही है बेटा? अरे यार, अरे साहब गलत सलत कुछ भी तुक्के मार रहे हो तुम बैठ के। मुझे तो 3 दिख रही है, तुम्हें दिखता भी कम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। चश्मा लग रहा है क्या सबको? और जिनको चश्मा है उनका नंबर चेक करवा लो भाई। वो बनाया नहीं ढंग से, तुम समझ गए ना। और एक और कौन सा आएगा, ये बीच वाला नहीं दिख रहा है? अरे यार, ये टेंशन नहीं है। हाँ एक और चीज, सर अगर ये पॉइंट पूछ ले तो कैसे निकालते हैं? ऊपर भी जहां पे वो टच कर रहा है, तो वो पॉइंट कैसे निकलेंगे? ये पॉइंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन को सर्कल के साथ सॉल्व कर लेना, तो d इक्वल टू 0 पक्का आएगा, क्योंकि टच कर रहा है ना, तो वो पॉइंट निकल दोनों के जाएगा। पॉइंट सेम ही है। सर्कल और लाइन को सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें पीओआई भी मिल जाएगा, तो ये पॉइंट्स भी निकल जाएंगे। ये पॉइंट मैंने निकालना नहीं बताया, चलेगा ना कि वो लिखूं? पहले बताया हुआ है, बट इधर अपन साथ लिखे थे ना अपन ने। अरे यार जगह नहीं है, अब लिख लोगे समझ जाओगे ना। चलेगा सर। जगह नहीं, स्पेसिंग कर दो। अरे वो स्पेसिंग में फिर अब वो ऊपर तक रहने दो, तुम समझ गए ना पीओआई सॉल्व करके। चलो ये हो गया। तो दूसरी कंडीशन क्या हो, मतलब दूसरी चीज क्या हो गई, कितनी टेंजेंट्स है यहाँ पे? 3 कॉमन टेंजेंट, जिनमें से ट्रांसवर्स कितनी और डायरेक्ट कितनी? डायरेक्ट 2 और ट्रांसवर्स 1। डायरेक्ट 2, ट्रांसवर्स 1। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ये मेरा पॉइंट अब P हो गया ना, और ये वाला पॉइंट मेरा Q है। P और Q तुम्हें पता ही कैसे निकाल सकते हैं। और अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि वो R1:R2 में डिवाइड हो रहा है। वो वैलिड तो हमेशा ही रहेगा वो वाला पॉइंट, ठीक है। ये देखो, अरे R1:R2 में डिवाइड हो रहा है। और Q एक्सटर्नल वाला, वो तुम्हें पता ही है, वो मैं वापस नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, तो इक्वेशन भी निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कोई भी सर्कल ले लेना। पर एक खास बात है, टीसीटी अपन डायरेक्ट निकाल सकते, पता है? देखो P निकल गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है T इक्वल टू 0। अरे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, T इक्वल टू 0 पड़ा है ना, खत्म। या उससे भी आसान तरीका बताऊं, बिना P निकाले दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ मिलेगा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, मतलब कुछ लाइन मिलेगी। यहाँ पे दो सर्कल को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस केस में ये कैसे आया, तो मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा रेडिकल एक्सिस करके। ये एक रेडिकल एक्सिस बन रही है यहाँ पे, जिसकी इक्वेशन होती है दो सर्कल का डिफरेंस। थ्योरी बाद में पता चलेगी, अभी बस याद कर सकते हो। दोनों सर्कल अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं और फिर तुम्हें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर निकालना है, तो दोनों सर्कल का डिफरेंस ये मिल जाएगा। और क्या पॉइंट्स थे, हो गए ना, कोलिनियर वगैरह और वो सब तो वैलिड ही है। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार इक्वेशन ऑफ डीटीसी कैसे करना है वो दिखाओ ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बेटा। यस सर। ओके, लेक्चर 4। ये देखो बेटा, अभी तुम इतना अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे एक और छुटका सा सर्कल है जो टच कर रहा है। ओके, ओके ये पॉइंट दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये रहा। याद आ रहा है? ये देखो, ये पूरा पार्ट। और अगर ऐसा कोई कंडीशन, यस सर। तुम्हें पॉइंट तो मिल गया ना सेक्शन फॉर्मूला लगा के, और सर्कल तुम्हें गिवन है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना यहाँ बताया था मैंने, ठीक है। वैरायटी मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया ना, अपन ने कहाँ लिखा, एक सेकंड, V10 करके लिख लिया ना अपन ने ऊपर, अब वो तुम देख लेना, ठीक है। बस यहाँ ट्रांसफर्स भी तुम वैसे निकाल सकते हो, बट तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ ना तरीका, डिफरेंस करो तो। पर वो इसी में वैलिड है, ऊपर वाले में नहीं था, वो टच कर रहा है तभी वैलिड है।
तो ये दो अपने खत्म हो गए, बाकी के में अब कौन से केस आएंगे, कट वाले, तो उसकी कंडीशन तुम सोचना, लगाओ दिमाग, फिर इंटरनल टच हो जाए और एक पूरा अंदर चले जाए, बस वहां तक अपना खत्म होगा। फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल सर्कल्स हम पढ़ेंगे एंड कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पढ़ेंगे, जब दो कट कर रहे थे कॉमन कॉर्ड मिलेगी मुझे, बताऊंगा, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल्स और लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स, फिनिश। तो मतलब टोटल मिला के 20 से 21 वैरायटीज होगी टोटल। एक वैरायटी तो अभी से मान के चल लो लोकस बेस्ड प्रॉब्लम, वो हर कोनिक में आने वाले हैं, ठीक है। चलो हम यही वाइंड अप करते हैं, रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।